आज हम लोग शुरू करेंगे जो घटना चक्र है ना बीपीएससी का। तो घटना चक्र समान अध्ययन, उसमें पूरा इस घटना चक्र देखिए दो गो होता है। एक होता है अलग अलग, जैसे भूगोल का अलग हो जाएगा, इतिहास का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, इकोलॉजी का एंड इन्वायरमेंट का अलग। इसमें है कि बीपीएससी वाला जो है, जो पीटी वाला जो सब इसी में है। तो उसी में हम लोग शुरू करेंगे ये घटना चक्र में। ये देखिए इसमें हम लोग शुरू करेंगे, पहला जो है इसको शुरू करेंगे, भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे, और प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। इसी को हम लोग शुरू करके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मनु भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पर। तो इसका सही उत्तर होगा वह मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। कहाँ पर ही? मेहरगढ़ में। जो भारत में जो प्राप्त हुआ था वह कहाँ पर ही? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में पशुपालन और पशुपालन काल 1885 ईसा पूर्व से मानते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग भी कहा जाता है। तीसरा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का होता था। तो लाल रंग का होता था। किसका? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आग अरे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। क्या होगा? पक्की ईंट से बनी इमारत। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ये होगा लोथल जो है हड़प्पा का एक क्या है? बंदरगाह है। अभी हम लोग का दरोगा में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन है। तो लोथल होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। इसका सही उत्तर होगा वह लोथल होगा, जो गुजरात में। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर होगा बनावली, हरियाणा का फतेहाबाद जिला में स्थित है, जो बनावली में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले थे। तो ये कालीबंगा जो है वहाँ से जूते हुए खेतों के क्या मिले थे? निशान मिले थे, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घाघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। और धौलावीरा से हड़प्पा के लिपि के बड़े 10 आकार के चिन्हों वाले शिलालेख मिला था। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावाली से पक्की ईंट और हल की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। यहाँ देखिए, तो निम्नलिखित से कौन दोनों में से संबंधित है। तो B.A. स्मिथ। इसका सही उत्तर B.A. स्मिथ। देखिए वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। दयाराम साहनी, इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछेगा। और 1926 से 27 और 33-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, आर्सेनेट मैके और R.L. अस्टीन, ए घोष, J.P. जोशी आदि ने इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। B.A. स्मिथ जो थे ना, ये दोनों को खोज में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में संबंधित नहीं रहे थे।
संबंधित नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। जो B.A. स्मिथ जो थे नहीं थे संबंधित। बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर ए होगा। 12 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वें मंडल 114 मंत्र है। यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है और 9वें मंडल में 114 मंत्र है जो सोम के समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह पूर्णतः किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है वह? तो डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? सी, इसका ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और उनका जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली बोले कुंडग्राम में हुआ था। ये देखिए बीपीएससी के 42वां पूछा गया, 47वां पूछा गया और 53वां और 55वां में भी ये पूछा गया क्वेश्चन। महावीर स्वामी वैशाली इनका जिला का नाम हुआ। वैशाली इनका जिला का नाम हुआ। फिर कह रहा महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो यह पावापुरी जो राजगीर के नज़दीक है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञातक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। तो पावापुरी में इनका शरीर महावीर स्वामी ने त्यागा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। इनका जो प्रथम शिष्य था वह कौन था? जामिल। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी। उनकी पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ था। जामिल इनका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था, जो उनका प्रथम शिष्य बना था। जामिल ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की थी। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है, 11 अन्य जो शिष्य थे उन्हें गंधर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सी, 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बी, सारनाथ। कौन? बी, सारनाथ। बी, सारनाथ इसका सही उत्तर होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये उसका जो सही उत्तर होगा वह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। गया में कहाँ? बोधि वृक्ष तर। कहाँ? बोधि वृक्ष के निकट हुआ था। और इनका जो गया में है बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी पुस्तक है?
तो डी किसका है, बौद्ध का। त्रिपिटक किसका है, बौद्ध का पुस्तक है। सुत्त पिटक, त्रिपिटक और अभिधम्म पिटक। ये देखिए, सुत्त विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। त्रिरत्न और या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। इसका जो सही उत्तर होगा वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए, सम्यक धारण और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई किसमें, जैन धर्म में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो क्या है, आत्मदमन। आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आवश्यक बताया था। देखिए, दोनों में ये अंतर है कि महावीर गौतम बुद्ध ने मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग का आवश्यक बताया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब कौन सा पीढ़ी का है, तो वह पंचम पीढ़ी का। कौन सा पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद उस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिघम ने लगवाया। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित, केवल इसमें गिरी हुई पत्तियां को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। यह एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व कनिघम द्वारा लगाया गया था। यह पीढ़ी का 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग वेबसाइट से 5वीं पीढ़ी बताया गया। तथ्यों विवाद होने के कारण बिहार लोकसभा ने इसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मतलब जो क्या कर दिया था, इसको बाहर कर दिया था। बिहार सरकार 5वां बताता है और जो शोधकर्ता उसे 6ठा बताता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीवकों ने किया था। किसने किया था, जब भी बराबर का जो गुफा है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जब अथी होता है ना, क्या चीज बोला जाता है, जब सावन का महीना आता है तो वहाँ कुल जल चढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पर ही बराबर की गुफाओं का सब जो उपयोग किया था आश्रय गृह के लिए, वह कौन किया था, आजीवकों ने इसका उपयोग किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन, मखली गोसाल थे। कौन थे, मखली गोसाल। और 29 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्रा के जो संस्थापक था, पाटलिपुत्रा की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। यदि पूछा जाएगा आप लोगों से कि पाटलिपुत्रा जो मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया, वह कितना राजवंशों की राजधानी थी, तो यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। 3 वंश, देखिए 1 2 3 की राजधानी रही थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को क्या किया था, अपना राजधानी चयन किया था। उदयन ने इसको अपना राजधानी बनाया था। सोचिए, बिहार उस समय का बोला जाता है
कि पूरा बिहार से मानी पटना से पूरा भारत कंट्रोल किया जाता था। जो मगध मगध जो साम्राज्य था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाया था, तो सोचिए तो कि पूरा पटना जो हम लोग का आज पटना है, उससे पूरा भारत अखंड भारत कंट्रोल होता था। आज साला बिहार के बारे में यदि कोई कहता है तो बिहार के बारे में कहता है भिखमंगा है, अति पिछड़ा है, ये है। सोचिए बिहार का क्या हाल हो गया है। हमारे यहाँ सीता मैया था, सम्राट अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे। तो उस समय का बिहार से यानी पटना से पूरे पूरे अखंड भारत कंट्रोल होता था। यही पटना से पूरा अखंड भारत कंट्रोल होता था। सोचिए, अब दिमाग लगा कर देखिए कि जो राजा, यदि हम लोग कहा जाता है कि यदि हम लोग यदि लड़ना छोड़ देते हैं, यदि जो आदमी जो लड़ता है फिर लड़ना छोड़ देता है तो उसका पतन होने लगता है। अशोक ने क्या किया था, अशोक लड़ रहा था, फिर युवा युद्ध से बुद्ध के मार्ग पर आने लगा, तो धीरे 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 घटते घटते पटना बच गया। तो यही कहा जाता है कि जिसका जो रुचि है उसको करते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्रा को बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर था। क्या था? राजगीर था। अजात शत्रु का वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। उसका जो वंश का नाम था वह हर्यक वंश था। सैंड्रो कोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। सैंड्रो कोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी किसका? विलियम जोन्स। किससे? ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपे ने क्या किया था? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? ये हम लोग में आया था कि मेगास्थनीज के, अभी दरोगा वाला में बहुत क्वेश्चन इससे लड़े थे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो दरोगा में आपका लड़ेगा। जो यदि आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी पढ़ रहे हैं ना, तो उससे इस बार मैंने देखा है कि रिपीटेड क्वेश्चन दरोगा में बहुत पूछे गए हैं। यदि आप सही से घटना चक्र पढ़े हुए रहते तो समझिए जो पढ़ा होगा उसका दरोगा में कोई रिजल्ट रोकने वाला नहीं है। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, इसका सही उत्तर होगा। मेघदूत मेगास्थनीज दूत था। किसका दूत था? तो वह सेलुकस का दूत था। किसका? सेलुकस का मेगास्थनीज क्या था? दूत था। 40 अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ के अभिलेख में। क्या सही उत्तर क्या होगा? जूनागढ़ के अभिलेख में। निम्नलिखित में से किसका जैन धर्म से प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? वह खारवेल जो राजा था उसका भारी झुकाव था। खारवेल राजा का भारी झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश से, छेदी वंश से, सतवाहन वंश, रजभोटक वंश से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं से था। क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं से था। अब आ जाइए 44 नंबर। प्राचीन भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। विजयों का वर्णन प्रयाग प्रस्ती में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। इसको इसलिए बोला जाता है गुप्त वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा था। इसने अपने जीवन काल में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ा था वह शायद नहीं हारा था, जिस कारण से इसको नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे नेपोलियन बोनापार्ट जो उधर का था, यूरोप का। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? स्कंदगुप्त। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? शायद इस दरोगा में ये क्वेश्चन आया था। बिना जोती हुई भूमि को
अपृहत भूमि कहा जाता है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब किया था? चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब किया था? 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी। इसका उत्तर क्या होगा? 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? मतलब बोला जा रहा है कि तो ये कौन थे? हुएन सांग जो थे, हर्षवर्धन के समय में आया था। सर्वप्रथम चीनी यात्री कौन आया था? हुएन सांग आया था। और उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने, मनु महात्मा बुद्ध के वह चरण चिन्हों को देखने आया था। बौद्ध ग्रंथों को वह अध्ययन करने की इच्छा से भी आया था। और उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे CU की कहा जाता है। उसका एक ग्रंथ है CU की। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। कलहन का पुस्तक का क्या नाम था? राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक जो था नान्यदेव जो था कर्नाट वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था? तो धर्मशास्त्र के समय में यह क्या हुआ था? उद्धृत हुआ था। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह कश्मीर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था बाबू? कश्मीर में किया गया था। कहाँ पर? कश्मीर में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप जी जो थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ पर? राजगीर में। अब चलिए गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित स्थानों को नीचे उल्लेख या 2 स्तंभों में किया गया है। पहला जो है कह रहा है उनका जन्म। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? उनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा गया था। इस बार इतिहास में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे गौतम बुद्ध से भी पूछे गए थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? और एक और क्वेश्चन था, तो मैं बोल रहा हूँ यदि घटना चक्र सही से पढ़े होते तो कितनों कम था रिपीटेड क्वेश्चन जो आए थे वह 40 से 30-40 क्वेश्चन जो घटना चक्र से डायरेक्ट लड़े थे। यदि 40 क्वेश्चन आप बना देते हैं तो 20-30 क्वेश्चन और बना देते हैं, या 30 क्वेश्चन 40 इधर और 30 क्वेश्चन इधर, आपका रिजल्ट 65 या 66 में ही हो जाता। तो उनका जो जन्म हुआ था लुबनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? लुबनी में उनका जन्म हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था उनका? प्रथम जो प्रवचन हुआ था उनका सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर? सारनाथ में। निधन उनका कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। चलिए हम लोग कह रहा बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमाधर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी। पार्श्वनाथ स्वामी कौन है जानते हैं? महावीर स्वामी कौन है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के गुरु हैं। पार्श्वनाथ भी जैन धर्म के ही गुरु हैं। गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? वहां पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। 59 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध देवता के समान माने गए थे। बोला जाता है कि वह भगवान विष्णु के 10वां अवतार भी गौतम बुद्ध को बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के रूप में। उस समय जो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया वह किसके शासनकाल में? तो कनिष्क जो राजा थे ना कुषाण वंश, उन्हीं के समय में गौतम बुद्ध को क्या दिया गया?
भगवान की उपाधि दिया गया। इसमें देखिए, कनिष्क के शासन काल में संपूर्ण चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था, उनकी पूजा की जाने लगी। मनु महायान जो लोग थे, बुद्ध भगवान को देवता मानकर उनका पूजा करने लगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये जो था कहाँ पर ही था? वैशाली लिच्छवी में था। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर इसका प्राचीन इतिहास का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बढ़ाएंगे। 60 के बाद 61 के बाद हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।